जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स था ना। जैसे मीजल्स को क्या नाम दिया गया, तो रूबियोला। उसके बाद हमने पढ़ा रूबेला को जर्मन मीजल्स कहा गया। और अब ये जो मम्स है इसको क्या कहते हैं? मम्स को रूबेला कहते हैं ना। जस्ट बहुत मिलते जुलते नाम है। ये मम्स को रूबेला कहा जाता है। और रूबेला बेसिकली इस वजह से कहा जाता है, जो मम्स का कॉजेटिव एजेंट है। मम्स यानी कन्फेड जिसको कहते हैं, गलसुआ। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ना, ये जो मिक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस है, ये बेसिकली इसका जो जीनस है वो रिब्यूला वायरस, इसका जीनस जो है वो रिब्यूला वायरस है, और वहीं से इसको रिब्यूला भी कभी कभी कहा जाता है। इससे अदर्स नेम्स में रिब्यूला भी शामिल है। तो मम्स जो है इसका कॉजेटिव एजेंट, अब ये एक्यूट कंडीशन, एक्यूट इन्फेक्शन है, स्पेशली जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का। आरएनए वायरस है इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, मिक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस। आरएनए पैरामिक्सोवायरस भी इसको कभी कभी कहा जाता है ना, इसका ये नाम। एक्यूट इन्फेक्शन है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में बहुत कॉमन, स्पेशली जो सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन इसका जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है मम्स में, वो क्या है, वो स्लाइवरी इन्वॉल्वमेंट है, स्लाइवरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट है। अब स्लाइवरी ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स आएंगे? पैरोटिड स्लाइवरी, सबमिंग सबमर्सिबल। हाँ, ये सारे ग्लैंड्स। और स्पेशली जब हम मम्स की बात करते हैं तो तमाम ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसके कॉजेटिव एजेंट में ही शामिल है वो चीज, पैरोटिडाइटिस। यानी पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट जो है इसका सबसे स्ट्राइकिंग या कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर है। बाद में जाके दूसरे सलाइवरी ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो होता है वो पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, मम्स की डिजीज में। पॉजिटिव एजेंट क्या है? मिक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस है ना, आरएनए पैरामिक्सोवायरस है। और इसका जो जीनस होता है वो रिब्यूला वायरस, और वहीं से डिजीज को कभी कभी रिब्यूला भी हम कहते हैं ना। इंक्यूबेशन पीरियड इसका, इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली जो होता है इसका ना, 14 से 18 दिन का होता है। 14 से 18 दिन, 14 to 18 डेज जो है इसका जो इंक्यूबेशन यूजुअल इंक्यूबेशन पीरियड है। और ये वेरी करता है। और जब इसको लॉन्ग टर्म में देखिए, ये तो ऑन एवरेज है 14 से 18 दिन, और वेरिएशन के तौर पे 2 to 4 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है ना। 2 to 4 वीक्स, ये वाला याद होना चाहिए, 14 से 18 दिन है ना इसका। मम्स का क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है 14 से 18 दिन का। और ये वेरी करता है यूजली 2 to 4 वीक्स तक। सोर्स ऑफ इंफेक्शन, जो मम्स की डिजीज है या जो ट्रांसमिट होती है, वो क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस दोनों से ये ट्रांसमिट होती है। तो इसका सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस दोनों। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अभी भी रेस्पिरेटरी रूट की तमाम डिजीज जितनी भी अब तक हमने पढ़ी है, सब के सब जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी रूट से वो ट्रांसमिट हो रही है ना। रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसमिट हो रही है मम्स भी। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, यानी कब तक ये इन्फेक्शन है एक इन्फेक्टेड पर्सन से या इन्फेक्टेड बच्चे से दूसरे ससेप्टिबल तक, कब तक ये ट्रांसमिट हो सकती है। तो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी इसकी जो है 4 to 6 डेज बिफोर टू 7 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, है ना। 4 से 6 दिन पहले, और सिम्टम्स के आने के साथ। सिम्टम क्या है इसका? कॉमन सिम्टम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट ले लीजिए आप। वहीं से समझ लीजिए कि इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उससे पहले और उसके बाद। ये इसका सबसे क्लिनिकल फीचर। इसके अलावा इसमें फीवर मिलेगा। जो इन्फेक्शन के एक्यूट इन्फेक्शन के जो तमाम क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो लगभग मिलते हैं। और साथ में पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग मिलती है इसमें। ये इसका क्या है? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है ना। तो क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट ही इसकी स्ट्राइकिंग फीचर, जब क्लिनिकल फीचर्स की बात हम करेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा? जब शुरुआत होती है डिजीज की, जब वो शुरुआत होती है, तो शुरू में हो सकता है कि केस जो है वो नॉन अपेरेंट हो। नॉन अपेरेंट का मतलब क्या? नॉन क्लिनिकल या सब क्लिनिकल टाइप का हो, बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते। लेकिन जो क्लिनिकली अपेरेंट केसेस हैं
वहां पे सबसे पहले जो होता है पेन और स्वेलिंग मिलती है। अब चाहे तो सिंगल पैरोटिड ग्लैंड एक तरफ का यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट हो या बाइलैटरल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, दोनों तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इधर यूनिलैटरल और बाइलैटरल। वहां पे क्या मिलेगा, पेन एंड स्वेलिंग। पेन एंड स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड। अब ये पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट या तो यूनिलैटरल हो या बाइलैटरल, दोनों तरीके का हो सकता है। क्योंकि सबसे कॉमन जो है पैरोटिड ग्लैंड है, लेकिन दूसरे जो और ग्लैंड है, सबलिंगुअल है या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और अक्सर जब ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि ये बहुत पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे नजदीक है कहाँ के, ईयर के नजदीक है, तो जितना ज्यादा स्वेलिंग होती है उतना ही ज्यादा आसपास के स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर पड़ता है। तो अक्सर बच्चे को जब मम्स होता है तो साथ में वो ईयर एक की शिकायत करता है बहुत ज्यादा। ईयर एक को और क्या कह सकते हैं, कोटालजिया भी कह सकते हैं इसको, पेन इन ईयर, है ना। तो ईयर एक कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे इसको ईयर में, कानों में दर्द मिलेगा, जिस साइड का पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, जो अफेक्टेड साइड है, वहां पे आपको ईयर एक की शिकायत करेगा बच्चा, है ना। ये जो है इसकी स्पेसिफिक फीचर्स हैं। उसके बाद ग्लैंड जो स्वेलिंग होगी, और दूसरी चीज ये है कि मम्स का जो कॉम्प्लिकेशन है, मम्स के जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसके और दूसरे फीचर्स में आते हैं, अदर क्लिनिकल फीचर्स में। वही चीजें हैं जो मम्स के हम कॉम्प्लिकेशन में जिस चीज को हम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, लाइक अदर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट कर लीजिए, अदर ग्लैंड ना, अदर ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट। अब बहुत फ्रिक्वेंटली जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इसमें ना, अगर एडोलसेंट में हो रहा है मम्स, तो मेल है तो टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कॉमन है, फीमेल है तो ओवेरियन इन्वॉल्वमेंट, है ना। तो इसका इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस बहुत कॉमन है। तो ये लाइक आर्काइटिस है ना, उफराइटिस है या पेनक्रियाटाइटिस, ये सारे इन्वॉल्वमेंट जो है ये एज ए कॉम्प्लिकेशन इनको काउंट किया जाता है मम्स की डिजीज में। मंथ्स एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है, और इम्यूनिटी कौन सी होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन के बाद अगर कोई इम्यूनिटी डेवलप होती है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना। सेकेंडरी अटैक रेट इसका जो होता है वो अराउंड 86% है। इसका जो सेकेंडरी अटैक रेट है वो 86% का होता है ना। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे स्पेसिफिक जो है वो पेन एंड स्वेलिंग है पैरोटिड ग्लैंड की, अदर ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसके अलावा ईयर एक की शिकायत होती है, कहाँ पे, एट द अफेक्टेड साइट पे। अब मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इसका। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और एडोलसेंट्स में, अब एडोलसेंट की एज अगर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग आप जाइए तो 10 से 19 साल की जो एज होती है वो एडोलसेंट एज कही जाती है। इस दौरान अगर किसी को मम्स हो रहा है तो यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन मिलता है वो या तो आर्काइटिस होगा या उफ्राइटिस, या तो आर्काइटिस या उफ्राइटिस, ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा अदर ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट अगर हो रहा है, अदर ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो लाइक पेनक्रियाज का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। पेनक्रियाटाइटिस हो या न्यूराइटिस, अगर न्यूरल इन्वॉल्वमेंट है तो न्यूराइटिस है, मायोकार्डियम का इन्वॉल्वमेंट हो गया मायोकार्डाइटिस है, ये सब लेस फ्रीक्वेंट है। ठीक, ये सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशन है इसके। एक चीज, एक मिथ है, मतलब अक्सर लोग ये कहते हैं, बताते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एडोलसेंट एज में किसी बच्चे को मम्स हो गया तो कहते हैं कि परमानेंट स्टेरिलिटी हो जाती है उसमें, किसी को आर्काइटिस अगर हो गई तो वो स्टेरिलिटी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है, इसका दोनों का कोई रिलेशन ऐसा नहीं पाया जाता कि अगर किसी को आर्काइटिस हो गई ड्यू टू मम्स तो उसको स्टेरिलिटी हो जाएगी। क्लिनिकली ऐसा नहीं पाया गया है।
अब इसके लिए मम्स के लिए अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो इसके प्रिवेंशन स्ट्रेटजी में क्या आता है? वैक्सीनेशन है इसकी। कोई वैक्सीन है MMR। ना? एक तो एमएमआर है, मीजल मम्स रूबेला है। एक मम्स की अलग से भी वैक्सीन आती है ना? मम्स की अलग से एक लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है, जिसका स्ट्रेन क्या है, जेरिलिन स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा है ना? मम्स इज प्रिवेंटेड बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाय मम्स वैक्सीन। टाइप क्या है? ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। स्ट्रेन कौन सा यूज होता है? जेरिलिन स्ट्रेन, इतना तो याद होना चाहिए। डोज क्या है इसकी? सिंगल डोज इसको देते हैं 0.5 ml IM ना, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसको दिया जाता है। जेरिलिन स्ट्रेन है, मम्स का यूज होता है। इसके अलावा एमएमआर वैक्सीन है। एमएमआर वैक्सीन है, यूजुअली जो अगर हम बात करें तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐसा शामिल नहीं है, लेकिन अगर एमएमआर वैक्सीन किसी बच्चे को देना है तो आमतौर से जो है उसका जो शेड्यूल है 15 से 18 महीने का, इस एज पे बच्चे के एमएमआर वैक्सीन दी जाती है इन कंसल्टेशन विद पेरेंट्स, है ना? एमएमआर वैक्सीन दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है, मम्स को प्रिवेंट करते हैं। सेकेंड है डिप्थीरिया। अब जो है वो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बारे में कोई एक स्पेसिफिक चीज अगर पता हो तो? डिप्थीरिया एक ऐसी डिजीज है ना जो एक तो एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज है, ठीक है ना? इन्फेक्शन डिजीज है, बच्चों की डिजीज है, कॉमन है। लेकिन इसकी जो सबसे स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है वो सीडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। कहाँ पे? ओरल कैविटी में ना। पोस्टीरियर वाल जो होती है फेरिंग्स की, वहां पे खास तौर से, है ना? तो पोस्टीरियर वाल पे एक सीडो ग्रेइश व्हाइट कलर की सीडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए स्पेसिफिक है। डिप्थीरिया की डिजीज। और डिप्थीरिया जो है इट इज एन एंडेमिक डिजीज इन इंडिया। कॉजेटिव एजेंट डिप्थीरिया का क्या है? कौन कोरिनीबैक्टीरियम बैक्टीरियम? डिप्थीरियाई, है ना? बैक्टीरियम। कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। अब ये जो है, ऐसे तो अगर देखा जाए कि इंटरनली जो है इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है इस बैक्टीरिया का ना, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है बहुत ज्यादा इन्वेजिव नहीं है। ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद ये एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। वो एक्सोटॉक्सिन्स जो है वो डिजीज काज करता है बेसिकली, है ना? एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है इसका, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है आइदर केसेस आर कैरियर्स, केस और कैरियर्स दोनों जो इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। और ये माना जाता है कि डिजीज का जो ट्रांसमिशन होता है उस ट्रांसमिशन में सबसे अहम रोल जो है वो किसका है? कैरियर्स का होता है। डिप्थीरिया के ट्रांसमिशन में 95% केसेस जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो ड्यू टू कैरियर्स हो रहे हैं। और कैरियर्स दो तरीके के इसमें होते हैं, नेजल कैरियर्स एंड थ्रोट कैरियर्स। इन दोनों में नेजल कैरियर्स दे आर मोर डेंजरस, क्योंकि जितनी बार किसी को छींक आएगी, स्नीज करेगा, है ना, तो उतने ही ज्यादा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो अपने सराउंडिंग में वो डिस्पर्स करता है। तो बहुत ज्यादा लोग उसके उसमें जितने लोग इनहेल करेंगे खतरा बढ़ जाता है। नेजल कैरियर्स जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजीज के ट्रांसमिशन में, या डेंजरस है डिजीज के ट्रांसमिशन में, इन कंपैरिजन टू थ्रोट कैरियर्स। Carriers are more important as source of infection. 95% टोटल डिजीज ट्रांसमिशन वो ड्यू टू कैरियर्स होता है, ड्यू टू कैरियर्स। और कैरियर्स की बात करें तो इसमें जो नेजल कैरियर्स होते हैं, नेजल कैरियर्स, दे आर मोर डेंजरस देन थ्रोट कैरियर्स। ठीक, दे आर मोर डेंजरस देन थ्रोट कैरियर्स। अगर डिप्थीरिया के इम्यूनाइजेशन भी हो रहा है, डीपीटी वैक्सीन लग रही है,
उसके बावजूद भी ये जो कैरियर स्टेट है, इससे बचा नहीं जा सकता, है ना। अगर किसी को लेटेंट इन्फेक्शन हो गया है, इससे सब क्लिनिकल केस डेवलप हो गया है, उसके बावजूद अगर हमने इसको वैक्सीनेट कर दिया, तो भी ये जो कैरियर स्टेट है ये खत्म नहीं हो सकती, ये रहेगी, ये परसिस्ट करती रहेगी। इंक्यूबेशन पीरियड, डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 6 दिन का, 2 to 6 डेज। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? और कोई बताएगा कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? सर इन्फेक्शन होने के बाद क्लिनिकल सिम्टम्स डेवलप होने में जो टाइम पीरियड होता है। हाँ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन सबसे पहले चीज समझना ही चाहिए कि इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जो डिजीज काजिंग एजेंट है, या आप कह लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो आफ्टर इन्फेक्शन जो टाइम लगता है टू डेवलप क्लिनिकल सिम्टम्स या साइन, अब यहाँ पे आइदर साइन और सिम्टम्स कोई भी पहले आ जाए, या नहीं कि सिर्फ ये नहीं कि पहले साइन आनी चाहिए, नहीं, आइदर क्लिनिकल सिम्टम या क्लिनिकल साइन कोई भी जो पहला डेवलप हो जाए, तो वो उस बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 6 दिन का है, 2 से 6 दिन का। ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एज सच पहले भी हम पढ़ते आए, मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगी अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात हम करें? यार रेस्पिरेटरी रूट होगा ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी रूट होगा ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इट इज द मेन मोड। इसके अलावा नॉन रेस्पिरेटरी रूट्स भी होते हैं ना, नॉन रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से, लाइक ना टॉयज हैं, पेंसिल्स हैं, या फिर नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन है, वो कहीं पे लग गया हो, कहीं पे लग गया हो, वहां से भी बाद में जो है, यानी फोमिट बर्न, वहां से भी ये डिजीज जो है वो फैल सकती है, बट वो बहुत रेयर है। कॉमनली जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इट इज द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और रूट क्या होगा, रेस्पिरेटरी रूट होगा। समटाइम्स कभी कभी जो होता है नॉन रेस्पिरेटरी रूट से भी डिजीज फैलती है, जब वोमिट मारना है या कुछ है, तो वहां पे मान लीजिए स्किन है जहाँ पे कट लग गया था, कहीं पे जख्म था या अल्सर था, और उसको प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं किया गया, उसको अच्छे से अटेंड नहीं किया गया, उस जख्म को ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो वहां पे अगर मान लीजिए कि ये जो ड्रॉपलेट निकला है, ये वहां पे अगर इलाज कर गया, तो बाद में वहां से भी, या इवन बच्चों में खासतौर से न्यूबॉर्न में, अम्बलाइकस का जो एरिया होता है न्यूबॉर्न में, वहां पे भी डिप्थीरिया बैसिलाई जो है वो लार्ज कर सकता है, वहां से वो डिजीज जो है फर्दर जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है। बट मेन मोड क्या है, वो रेस्पिरेटरी मोड है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें डिप्थीरिया की, डिप्थीरिया के क्लिनिकल फीचर्स को कई तरीके से डिवाइड किया जाता है। लाइक डिप्थीरिया को ही पहले तो इसको ना फेरिंजो टॉन्सिलर, लेरिंगो ट्रैकियल, नेजल, या इनके कॉम्बिनेशन, इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे कॉमन जो डिप्थीरिया है वो फेरिंगो टॉन्सिलर, क्लास सेकंड कॉमन जो है वो लैरिंगो ट्राइकियल। नेजल डिप्थीरिया, एंड फोर्थ इनका कोई कॉम्बिनेशन हो दो तीन का, है ना। इतने टाइप्स की है डिप्थीरिया, इतने टाइप्स की होती है, सबसे कॉमन जो होती है वो फेरिंगो टॉन्सिलर होती है। तो यूजुअली जब फेरिंगो टॉन्सिलर की हम बात करें डिप्थीरिया की, तो यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मिलेगा, डिफिकल्टी इन swallowing, निगलने में दुश्वारी होगी उसको, और लो ग्रेड फीवर,
लो ग्रेड फीवर मिलेगा। ठीक है, ये फेरिंगो टॉन्सिलर्स की स्पेसिफिक फीचर में सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन swallowing एंड लो ग्रेड फीवर, ये प्रेजेंटेशन होगा। जब हम थ्रोट का एग्जामिनेशन करेंगे, थ्रोट का एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहां पे बहुत माइल्ड सा कंजेशन मिलेगा ऑन एग्जामिनेशन, माइल्ड कंजेशन या एरिथमा जिसको हम कहते हैं, माइल्ड एरिथमा, और साथ में एक सीडो मेम्ब्रेन क्या मिलेगी, सीडो मेम्ब्रेन। और ये जो सीडो मेम्ब्रेन होती है, ये आइदर ग्रेइश कलर की होगी या येलोइश ग्रेइश या येलो ग्रेइश, या येलोइश ग्रे कलर की, इस तरीके का सीडो मेम्ब्रेन यहाँ पे पाया जाता है थ्रोट के एग्जामिनेशन करने पे। तो फेरिंगो टॉन्सिलर सबसे कॉमन टाइप की है ना। अब ये जो मेम्ब्रेन है, यूजुअली जो है ये पोस्टीरियर फेरिंग्स पे ही होती है ना। अब ये लोकलाइट भी हो सकती है, एक छोटे से पैच पे हो सकती है, या फिर ये और थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करेगी तो ये टॉन्सिल्स को भी कवर कर लेती है, या यूं कह लीजिए सॉफ्ट और हार्ड पैलेट यहाँ तक भी पहुंच सकती है ना। अर्ली स्टेजेस में, शुरुआत जब डिजीज की हो रही होती है, तो ये व्हाइटिश कलर की थोड़ा सा होती है शुरुआत में। और अगर हम इसको वाइप करें, किसी चीज से इसको वाइप करें, तो इजिली जो है ये वहां से पील ऑफ, यहाँ से वहां से छूट सकती है। वाइप करेंगे तो इजिली जो है वहां से वाइप हो जाएगी, हट सकती है वो मेम्ब्रेन। लेकिन लेकिन क्या होगा, जब डिजीज जो है स्टेब्लिश हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, मेम्ब्रेन, पहले तो मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो जाएगी बाद में, है ना। अब ग्रेइश व्हाइटिश या ग्रेइश ब्लैक कलर की हो जाती है, और अधेरेंट बहुत ज्यादा चिपक जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो रिमूव तो हो जाएगी, बट इट में प्रेजेंट एज ब्लीडिंग। जितने दूर तक हम रिमूव करेंगे वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, वहां पे क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। उस मेम्ब्रेन के अराउंड जो है, जहां तक हम रिमूव करेंगे वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। और बहुत सीवियर डिजीज अगर है, बहुत सीवियर डिजीज अगर यही है, फेरिंगो टॉन्सिलर की बात कर रहा हूँ, बहुत सीवियर अगर है, तो थोड़ा सा फीवर का ग्रेड जो है वो हाई हो जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो है फर्दर जो है बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है, बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। सब मैंडिबुलर एरिया जो है, या जो नेक का एंटीरियर पोर्शन है, पूरा सामने की तरफ, है ना, अंदर की तरफ पूरा मेम्ब्रेन ये हो जाती है। और साथ में जो रीजनल लिम्फ नोड है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं, तो जो नेक है वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड और जो स्लाइवरी ग्लैंड है, सॉरी, सब मैंडिबुलर और सब मेंटल लिम्फ नोड जो है खास तौर से, और एंटीरियर सर्वाइकल चेन है, जब ये स्वेल कर जाती है, इसके लिम्फ नोड जब स्वेल कर जाते हैं, तो वो जो आगे का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग की वजह से एक स्पेसिफिक अपीयरेंस में आ जाता है, जिसको कहा जाता है बुल नेक, बुल नेक अपीयरेंस, है ना, बुल नेक अपीयरेंस। ओल्डर एज में डबल चिन देखा है आप लोगों ने, डबल चिन जिसको हम कहते हैं, मतलब चिन जो है बहुत नीचे तक जब एक्सटेंड करती है ना स्वेलिंग के साथ। और यहाँ पे यंगर एज ग्रुप में बच्चों में अगर पाई जाती है तो उसको कहा जाता है बुल नेक। और ये बुल नेक अपीयरेंस जो है वो स्पेसिफिक है सीवियर फार्मा फेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया का, यहाँ पे बुल नेक मिलता है ना। तो बुल नेक अपीयरेंस भी इसको कहा जाता है जब लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है तो, ना। और ये जो लैरिंगोट्रैंकियल है, लैरिंग्स तक डिजीज जब फैलती है तो यूजुअली पहले जो फेरिंगो टॉन्सिलर हो चुकी होती है, उसके बाद तब जाके लैरिंग्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो लैरिंग्स में भी, अगर लैरिंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो हॉर्सनेस है, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस मिलेगी, फीवर रहेगा ही रहेगा, और साथ में जो है कंटिन्यूअसली जो है वो कफ की कंप्लेन भी होगी, अगर लैरिंग्स जो है ये भी इन्वॉल्व हो जाती है, लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया अगर हो रहा है तो। नेजल डिप्थीरिया में जो कॉमन कोल्ड के फीचर्स होते हैं ना, राइनोरिया है ना, एक्सेसिव स्नेजिंग है, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। इसकी जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है डिप्थीरिया की, 14 to 28 डेज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ डिजीज, ना, 14 to 28 डेज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। और ये जो अभी मैंने बताया ना अलग अलग टाइप की, तो इसमें जो नेजल डिप्थीरिया होती है, ये जितनी भी डिप्थीरिया है, इसमें सबसे माइल्ड फॉर्म की होती है, सबसे हल्की होती है डिप्थीरिया। कॉमन कोल्ड के फीचर थी इसमें,
यूजुअली मिलते हैं। अब ये है कि कब तक हम कहेंगे इसमें, डिप्थीरिया में, कि कब हम कहेंगे कि वो जो केस है या कैरियर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल कब होगा। तो यूजुअली उसके जो स्वैब कल्चर किया जाता है ना, उसके स्वैब का, थ्रोट से स्वैब लिया जाता है, उसका कल्चर कराया जाता है। तो अलग अलग नोज और थ्रोट से उसका जो स्वैब कल्चर है वो 24 आवर्स अपार्ट, मतलब 24 घंटे के गैप पे दो अलग अलग सैंपल जो दोनों के दोनों अगर निगेटिव आ रहे हैं, तब हम कहते हैं कि अब ये जो केस या कैरियर था ये अब नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक। तो दो तीन चीजें इसमें बहुत स्पेसिफिक मिल गई। एक तो ग्रेश व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन यूजुअली पाई जाती है डिप्थीरिया में, फेरिंगो ट्रांसफर डिप्थीरिया है तो। और साथ में बुल नेक अपीयरेंस, है ना, बुल नेक अपीयरेंस। तो बुल नेक अपीयरेंस या बुल नेक जो है किस डिजीज में पाया जाता है, डिप्थीरिया में पाया जाता है। देखिएगा, ये इस तरीके का, जैसे ही ये सब मेंटल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये जो नेक होती है ये बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती है। तो ड्यू टू इस स्वेलिंग इसको बुल नेक की अपीयरेंस या बुल नेक कहा जाता है, कि ये फीचर जो है वो डिप्थीरिया में मिलता है। और जब हम थ्रोट का एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये जो टॉन्सिल्स कभी कभी अगर बहुत सीवियर फॉर्म है फेरिंगो टॉन्सिलर की, तो टॉन्सिल्स और ओव्यूला उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे भी एक फाल्स मेम्ब्रेन मिलती है, स्यूडो मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं ना। तो ये जो है ये पूरा कवर करती है खासतौर से पोस्टीरियर फेरिंग्स में, और कभी कभी एक्सटेंड कर जाती है लैरिंग्स की तरफ भी, है ना। तो ये जो है ये यूजुअली जो है वो ग्रेइश व्हाइट कलर की होती है, ग्रेइश व्हाइट कलर की होती है, स्यूडो मेम्ब्रेन है। और ये स्पेसिफिक फीचर है डिप्थीरिया का। अब डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, इन सब के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है। एक तो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन है कि नहीं है, वैक्सीनेशन है। दूसरे डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन भी आता है, डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन भी आता है, वो भी यूज किया जाता है ना। तो ये वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन जो पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में डिप्थीरिया के लिए कौन सा है, डीपीटी है ना। डीपीटी का वैक्सीनेशन जो होता है उसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस टॉक्साइड है, ये तीनों यूज होते हैं कॉमनली। ये थी। अब अभी इसमें दो और ऐड हो गए, टोटल एज ए पेंटावायलेंट जो है ये यूज होती है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए डीपीटी वैक्सीन है ना, वैक्सीनेशन चलता है। और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो इमीडिएट, कह लीजिए कि फौरन अगर कोई कांटेक्ट में आया है किसी केस के, एक्सपोजर हो गया है, तो उसको फौरन बचाव के लिए डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन भी दिया जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक और डिजीज है, वो भी रिस्पायरेटरी रूट की ही डिजीज है, दैट इज वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस जिसको हम कहते हैं, पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ या शहीका। शहीका, वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस। अभी इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आया था मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में। एक तो ये आ गया था कि पर्ट्यूसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, पर्ट्यूसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है। ठीक। एक क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन वहीं से ये कह दिया कि शहीका को क्या कहा जाता है, और या किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में 100 डे कफ। तो इसका जो है इसमें सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, बहुत इरिटेटिव कफ होता है कंटिन्यूअसली। और कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, आते आते जो है जो इंस्पायरेटरी फेज होता है वो इतना कम हो जाता है कि बाद में जो है एयर हंगर हो जाता है। उस एयर हंगर को पूरा करने के लिए बच्चा जो है बहुत जोर की आवाज निकालता है, बहुत तेज, जिसको कहा जाता है इंस्पायरेटरी हूफ ना, इंस्पायरेटरी हूफ। बहुत तेज आवाज निकलती है लास्ट में, और इंस्पायरेटरी हूफ आती है उसके बाद तब जाके कहीं पे थोड़ा सा जो है बच्चे को सुकून आता है। और ये जो इंस्पायरेटरी हूफ होती है ड्यू टू एयर हंगर, क्योंकि जितनी खांसी आती जाएगी, खांसी की जितनी रफ्तार बढ़ेगी, उसका जो इंस्पायरेटरी फेज है ना, वो कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, एयर हंगर और बढ़ती चली जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि एकदम जो है बहुत ज्यादा एयर हंगर हो जाती है, फेफड़े में बिल्कुल भी हवा नहीं रहती, तो उस वक्त जो है ये इंस्पायरेटरी हुक सुनाई देती है, बहुत जोर की सांस वो खींचता है, पूरी हवा एक साथ अंदर जाती है। तो वूफ जो है वो वूपिंग कफ की
कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, इसीलिए उसको वूपिंग कफ भी कहा जाता है ना। यूजुअली जो है बच्चों का है, और खास तौर से इसका जो मेन पॉजिटिव एजेंट है दैट इज बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। मेन क्लिनिकल फीचर जो इसका होता है वो माइल्ड फीवर और साथ में एक इरिटेटिंग कफ ना। और इरिटेटिंग कफ जो होता है, ये जो खांसी आ रही है, यूजुअली ये जो है पैरेक्सिस में आती है, यानी कि दौरों की शक्ल में इसकी खांसी आती है, दौरों की शक्ल में। पैराक्सिस्मल कफ जिसको हम बोलते हैं। और खांसी से तभी इसको राहत मिलती है, खांसी से तभी इसको राहत मिलती है जब थोड़ा बहुत वोमिटिंग हो जाती है। वोमिटिंग हो जाती है, इंस्पायरेटरी वूफ आ जाता है, यानी लाउड क्रोइंग इंस्पायरेशन जिसको कहा जाता है वो। जब इसके बाद तब जाके कहीं पे और जितना एयर हंगर बढ़ती जाएगी बच्चा पे जो है ना, वो साइनोसिस बढ़ती चली जाती है, उसको जो है साइनोसिस होने लगती है, और वोमिटिंग होने लगती है खांसी जितना तेज आएगी। कॉजेटिव एजेंट क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। 5% केसेस में पैरा पर्ट्यूसिस से भी ये डिजीज हो सकती है। पैरेक्सिस माफ कफ, पैरेक्सिस कहते हैं दौरे, खांसी के जो दौरे होते हैं। दे आर फॉलोड बाय एन इंस्पायरेटरी वूफ। बहुत हाई पिच होती है, बहुत तेज आवाज सुनाई देती है ना, ये इसकी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका वूपिंग कफ का, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? पर्ट्यूसिस है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यूजुअली 7 to 14 डेज। 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? केसेस होते हैं, केसेस। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर केसेस। इसमें ना तो सब क्लिनिकल केस होता है, ना ही इसमें क्रोनिक कैरियर स्टेट होता है। ये जो होता है ये एब्सेंट होता है ना। क्रोनिक कैरियर स्टेट है या सब क्लिनिकल केसेस है, ये एब्सेंट है। तो सिर्फ केसेस ही इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, यानी कि ये जो इलनेस है ये एक्यूट है। क्रोनिसिटी इसमें नहीं पाई जाती है, इसके इन अपेरेंट केसेस इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो है ये आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज को शो करता है या नहीं करता है? नहीं करता। नहीं करेगा। जिसमें भी सिर्फ केस होगा, यानी टोटल अपेरेंट केसेस है, इन अपेरेंट केसेस नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो डिजीज जो है आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ द डिजीज को वो शो नहीं करेगी। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज है। पर्ट्यूसिस को हम वूपिंग कफ भी कहते हैं, और 100 डे कफ, 100 डे कफ भी इसको कहा जाता है पर्ट्यूसिस को। इसका कोई क्लिनिकल या सब क्लिनिकल या क्रोनिक करियर स्टेट नहीं होती है। और पर्ट्यूसिस के बारे में कहा जाता है कि चाहे वैक्सीनेशन हो या इन्फेक्शन हो, इससे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, या यूं कह लीजिए कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिलती। थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से ड्यूरेशन के लिए इम्यून तो हो जाता है, लेकिन फर्दर जो है फिर से पर्ट्यूसिस होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट इस डिजीज का जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 90% है। 90% से ज्यादा इसका सेकेंडरी अटैक रेट है। और इसकी जो इंसिडेंस और फैटेलिटी है, वो फीमेल्स को ये ज्यादा अफेक्ट करती है। ये डिजीज जो है बच्चों में, चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग एज के चिल्ड्रन में ये होती है। और उसमें भी जो फीमेल्स है दे आर मोर प्रोन टू डेवलप वूपिंग कफ, या उनमें जो है इस डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स, इन कंपैरिजन टू मेल्स। इसका क्लिनिकल फीचर्स, यूजुअली जो है ये क्या है, एक तरीके का लोकल इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा ये इन्वेजिव नहीं होता। जो सरफेस एपिथेलियम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो एपिथेलियम है, वहीं पे ये जिसका जो पॉजिटिव एजेंट है बॉर्डेटेला पार्ट्यूसिस, ये वहीं पे मल्टीप्लाई होता रहता है ना। मल्टीप्लाई होता है जिससे जो है बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो मल्टीप्लाई जितना होता रहेगा डिजीज उतना ही जो है एडवांस होती रहेगी। यूजुअली जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो, मतलब खांसी आ रही है, खांसी आ रही है, उसमें जो है एक बहुत तेज, बहुत हाई पिच की जो
वो सुनाई देती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन इसको जब क्लिनिकली हम देखते हैं या क्लिनिकल कोर्स को इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो इसके तीन स्टेज को देखा गया। एक कटैरल स्टेज होता है, एक जो है वो कटैरल स्टेज है, दूसरा जो है पैरेक्सिस्मल स्टेज, एंड थर्ड इज कन्वर्जेंट स्टेज, यानी जिसमें जो है डिजीज जो है सबसाइड करने लगती है। फर्स्ट स्टेज इज कटैरल स्टेज, सेकेंड इज पैरोक्सिस्मल स्टेज, एंड थर्ड इज कन्वल्सेंट। इसके क्लिनिकल कोर्स को तीन उसमें स्टेज में डिवाइड किया जाता है। जो पहला स्टेज है, कटैरल स्टेज है, ये आमतौर से 10 दिन तक रहता है। अब यहाँ पे क्योंकि कटैरल स्टेज है, तो यूजुअली उसी की टाइप के फीचर्स मिलते हैं ना, लाइक लैक्राइमेशन, स्नीजिंग, बहुत ज्यादा छींकें आती है, कोराइजा, एनोरेक्सिया एंड मैलेस। ठीक है, ये कटैरल स्टेज में पाया जाता है, और ये कटैरल स्टेज जो है यूजुअली 10 दिनों तक रहता है ना। सर्दी खांसी बहुत ज्यादा छींक आना, यही सारा इसमें पाया जाता है। और इसमें जो है नाइट कफ, शुरू में जो है कटारल स्टेज में नाइट कफ मिलता है, रात में खांसी बहुत ज्यादा आती है, नाइट कफ। एंड सेकेंड स्टेज इज पैराक्सिस्मल स्टेज। अब ये जो पैराक्सिस्मल स्टेज है, ये 2 से 4 हफ्ते तक रहती है। अब यहाँ पे जो है रैपिड, बहुत तेज और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जो है वो कफ। पैराक्सिस्म के माने ही दौरा होता है ना, तो ये दौरों का ही स्टेज एक तरीके से। इसमें कंटिन्यूअसली जो है वो कफ होता रहता है, और लास्ट में जो है कफ के बाद क्या होता है, एक हाई पिच्ड इंस्पायरेटरी हुफ मिलती है ना, हाई पिच्ड इंस्पायरेटरी हुफ पैरोक्सिस्मल स्टेज में मिलती है। पैरोक्सिस्मल स्टेज। अब जब भी हुफ आता है ना, ये बहुत तेज खांसी आते आते जब भी हुफ आता है, तो हुपिंग के बाद फौरन जो है वोमिटिंग होती है। यूजुअली जो है हुपिंग के बाद ही जो है वो वोमिटिंग आती है। और जब खांसी के दौरे आने शुरू होते हैं, दौरे आने शुरू होते यानी कंटिन्यूअसली जो है कफ आ रहा है, परसिस्टेंट कफ है, तो जितना ज्यादा खांसी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा जो है बच्चों में साइनोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। साइनोसिस होगी, एपनिया डेवलप होगी। और जब वोमिटिंग आ जाती है खांसी के बाद, तब थोड़ी देर के लिए बच्चे को जो है वो सुकून आ जाता है। बच्चे को क्या आ जाता है, सुकून आ जाता है। और अक्सर जो है इस स्टेज में, पैराक्सिस्मल स्टेज में, बहुत सारे फीचर्स ना हो के सिर्फ यही हाई पिच्ड इंस्पायरेटरी बुक मिलती है, और कंटिन्यूअसली जो है वो कफ की शिकायत मिलती है, यही जो है इस पूरे इसमें स्टेज में मिलता है। 2 से 4 हफ्ते का ये पैराक्सिस्मल स्टेज होता है। थर्ड स्टेज जो है वो कन्वर्जेंट स्टेज, यानी अब धीरे धीरे जो डिजीज है वो सबसाइड करना शुरू होती है ना, 1 से 2 हफ्ते की होती है। और ये जो इलनेस होती है, इलनेस होती है, अब धीरे धीरे सबसाइड कर, जो फीचर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो पूरा कोर्स अगर देखें डिजीज का, शुरू से कटारल स्टेज से कन्वर्जेंट स्टेज तक, वो 6 to 8 वीक्स तक ये चलता है। अब इसके पर्ट्यूसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप होंगे। चीफ कॉम्प्लिकेशन क्या, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोनिमोनिया है, ब्रोंकिएक्टेसिस, सब कंजंक्टाइवल हेमरेज, एपिस्टैक्सिस, हेमाप्टिसिस, पंक्टेड सेरेब्रल हेमरेज, कन्वल्जन एंड कोमा, है ना। ये सारे चीफ कॉम्प्लिकेशन है। और इसमें भी अगर कोई पूछे कि सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है जिसमें मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी इसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन ऐसा है जो हाईएस्ट मोर्टेलिटी के साथ है, इतने सारे फीचर्स हैं। इसमें जो ब्रोंकोनिमोनिया है, ये वाला हाईएस्ट मोर्टेलिटी इसी से होती है, ड्यू टू ब्रोंकोनिमोनिया।
ब्रांको निमोनिया जो है खतरनाक है। इसके नतीजे में जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत लगभग 5% केसेस में जो है वो, अगर ब्रांको निमोनिया डेवलप हो रहा है तो वो फैटल होता है, वो डेथ हो जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? वूपिंग कफ में किसी को कंटिन्यूअसली जो है पर्ट्यूसिस है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी केसेस को अगर ट्रीट करना है तो? एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन ना 40 मिलीग्राम पर केजी क्यूआईडी, क्यूआईडी का मतलब 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स इन ए डे फॉर 10 डेज, 10 दिनों तक इसको देते हैं एरिथ्रोमाइसिन को, ड्रग ऑफ चॉइस इसकी है ये। और प्रिवेंशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए डीपीटी, है ना, डीपीटी देते हैं। वैक्सीन जो है इसकी वो डीपीटी है। अब ये देखिए, ये वीडियो अगर चले तो आवाज आ रही है कि नहीं इसकी? इसकी आवाज पहुंच रही आवाज है? नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मुझे पूरी सुनाई दे रही है इसकी आवाज। तो ये है इसकी, ये जो हुफ लास्ट में इसमें हुफ आते हैं, ये अभी खांसी के दौरे आ रहे हैं, यही है ना, वो अंदर की तरफ वो जो है ना, वो इंस्पायरेशन बहुत तेज का। हाँ, ये वूफिंग कफ की पहचान, और लास्ट में जो है वो क्या आएगी, वोमिटिंग होती है, तब जाके इसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। अब डीपीटी वैक्सीन, इसके बारे में पहले भी हमने थोड़ा बहुत जाना होगा, पढ़ा होगा, कुछ नहीं तो पीडीएफ में इसके बारे में दिया हुआ है, डीपीटी वैक्सीन के बारे में फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ट्रिपल कंबाइंड वैक्सीन है डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस के लिए। डी और टी क्या है? टॉक्साइड है ना। डिप्थीरिया एंड टेटनस क्या है? दीज आर टॉक्साइड्स ना, डी एन टी आर टॉक्साइड्स। पी इज, यानी पर्टुसिस की बात हो रही है, पी इज किल्ड ए सेल्यूलर बैसिलाई ना। डोज कितना है? 0.5 ml देते हैं। रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर है। डीपीटी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या, इंट्रामस्कुलर है। डोज 0.5 ml है। साइट क्या? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मिडिल वन थर्ड में देते हैं, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट है थाई का, ये इसकी साइट है डीपीटी वैक्सीन की ना। रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन 3 सक्सेसिव डोजेस, 1 महीने का, यानी 6, 10, 14 जो इसकी जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में जो इसका शेड्यूल है, 6, 10, 14 हफ्ते पे है ना, तो 1 महीने का गैप होता है सब में। तो यही रिकमेंडेड इंटरवल है बिटवीन 3 सक्सेसिव डोजेस, 1 मंथ का इंटरवल होता है। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन क्या है डीपीटी वैक्सीन का? सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू प्रीवियस डोज। एक पहली डोज लगी थी और उसके नतीजे में जो है बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन डेवलप हो गया था, तो अगली डोज बिल्कुल भी नहीं देना है। या फिर कोई पर्सन है जिसको न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, यानी उसको फिट्स आ रहे हैं, एपिलेप्सी है अगर, है ना, एक्टिव एपिलेप्सी है, तो वहां पे नहीं देंगे। लेकिन डीपीटी वैक्सीन के बारे में एक चीज और है, कि अगर वो पर्सन जो है, किसी को एपिलेप्सी आ रही है और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे है और उसका जो फिट्स है वो अंडर कंट्रोल है, यानी दवा ले रहा है और कंट्रोल में है, तो वहां पे डीपीटी वैक्सीन हम दे सकते हैं। और डीपीटी वैक्सीन में यूजुअली जो कंट्राइंडिकेशन आ रहा है एपिलेप्सी में या फिट्स में, वो ड्यू टू पर्ट्यूसिस कंपोनेंट है। टॉक्साइड से कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू टू पर्ट्यूसिस कंपोनेंट जो है वो, क्योंकि पर्ट्यूसिस का एक साइड इफेक्ट भी यही है कि वो क्या करता है, वो एपिलेप्सी करता है, फिट्स लाता है बच्चों में, पर्ट्यूसिस का कंपोनेंट जो है। तो ऑलरेडी अगर किसी को फिट्स आ रहे हैं और वो कंट्रोल पे नहीं है, ड्रग पे नहीं है, या उसको कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वहां पे डीपीटी वैक्सीन जो है नहीं देते बच्चे को। और अगर ड्रग जो है वो अंडर कंट्रोल है तो डीपीटी वैक्सीन दे सकते हैं। अब डीपीटी वैक्सीन है या मीजल्स वैक्सीन है, कैन रिजल्ट इन फीवर, इससे फीवर हो सकता है, बहुत माइनर सा वैक्सीन रिएक्शन है, जो अक्सर सब में होता है, हर वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। तो एंटीपायरेटिक कब देते हैं इसको? इज गिवन विद डीपीटी वैक्सीन एज टेक होम नीड बेसिस, यानी ले जाइए घर, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर बुखार आया तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, इस वाले टेक होम नीड बेस्ड मेडिकेशन है, वो एंटीपायरेटिक्स एक दे दी जाती है डीपीटी की वैक्सीनेशन के बाद। कोल्ड चेन टेम्परेचर क्या है डीपीटी वैक्सीन का? +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो यूनिवर्सल कोल्ड चेन टेम्परेचर है इंडिया में, वही डीपीटी वैक्सीन का भी है। और अगर डीपीटी वैक्सीन जो है किसी वजह से वो फ्रीज हो गई, अगर वो फ्रीज हो गई, तो फिर उसको क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है उसको। ऐसा नहीं है कि बाद में रूम टेम्परेचर पे ले आके लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज करें फिर उसको यूज करें, नहीं। अगर एक्सीडेंटली जो है वो फ्रीज हो जाती है तो देन इट शुड बी डिस्कार्डेड, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए डीपीटी वैक्सीन। बस इतना अगर डीपीटी वैक्सीन के बारे में जाए। दो तीन चीजें और थी इसमें, एक तो एडजुवेंट क्या यूज होता है डीपीटी वैक्सीन में,
और इसका स्टेबलाइजर क्या है? सॉरी। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है ना? हाइड्रोक्साइड तो साल्ट ऑफ टाइप एल्युमिनियम या एनर्जी में। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या आप साल्ट ऑफ एल्युमिनियम भी कह सकते हैं ना, एडजुवेंट के तौर पे इसमें यूज होता है एल्युमिनियम के साल्ट्स। और स्टेबलाइजर क्या है इसका? स्टेबलाइजर नहीं, सॉरी, प्रिजर्वेटिव। थायोमर्सल। है ना? इसका जो प्रिजर्वेटिव है वो थायोमर्सल है। डीपीटी वैक्सीन, ये पूरी समझ लीजिए डीपीटी वैक्सीन हो गई। रिकमेंडेड जो रिकमेंडेशन है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसका 6 10 14 वीक्स का था। अब डीपीटी वैक्सीन जो है वो जो पेंटावायलेंट है उसके अंदर में एडमिनिस्टर की जाती है। अब एक और है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। क्या? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। अब इसके जो बहुत सारे मेनिंजाइटिस, जो निजीरिया मेनिंजाइटिस है, इसके बहुत सारे सीरोटाइप्स हमें मिलते हैं। इसका जो जो पॉजिटिव एजेंट है, इसके बहुत ज्यादा सीरोटाइप्स होते हैं, A B C D E X Y W। डब्ल्यू में भी फर्दर जो है बहुत। तो यूजुअली जो मेनिंजाइटिस जो काज करते हैं, तो इसमें से कुछ सीरोटाइप्स हैं जो बहुत कॉमन है। सेरेब्रो स्पाइनल फीवर भी इसको कहते हैं, सरसाम मुक्की नुखाई भी जिसको आप कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फीवर या मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस ना। पॉजिटिव एजेंट है ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकस है, बहुत सारे सीरोटाइप है जिसमें से स्पेसिफिक क्या है, ABCD29E W135X एंड वाई। ये जो सीरोटाइप्स हैं दे कॉमनली कॉल्ड मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, है ना। ये निजीरिया मेनिंजिटाइडिस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। सेरेब्रो स्पाइनल फीवर भी इसको कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फीवर। इट इज आल्सो एंडेमिक इन इंडिया। मेनिंगोकोकल डिजीज जो है वो इंडिया में एंडेमिक है ना। और इस डिजीज को स्प्रेड करने में, फैलाने में जो कैरियर्स होते हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देन केसेस। केसेस के मुकाबले जो कैरियर्स होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस को ट्रांसमिट करने में। जो टेम्परेरी कैरियर्स है उनका ड्यूरेशन कितने दिनों तक ये डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, अप टू 10 मंथ। और ड्यूरिंग एपिडेमिक्स जो है, अगर इस डिजीज का, एंडेमिक तो है ही, डिजीज जो है मतलब एंडेमिक का मतलब क्या, थ्रू आउट द ईयर जो है वो एक कांस्टेंट अमाउंट में वो केसेस प्रेजेंट रहे। लेकिन जब एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत छोटे से वक्फे में आउटब्रेक हो जाए डिजीज का, बहुत ज्यादा जो है केसेस आने लगे, नंबर ऑफ केसेस जो है वो जो एस्टिमेटेड केस होता था उससे बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाए, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। कभी कभी एपिडेमिक हो जाता है ड्यू टू वेक्टर वेरिएशन या इन्वायरमेंटल वेरिएशन, एपिडेमिक्स हो जाता है, केसेस बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो उस दौरान जो केसेस, जब एपिडेमिक्स में केसेस आते हैं, तो उस दौरान जो कैरियर रेट है इस डिजीज का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अप टू 70 to 80% जो लोग हैं वो कैरियर स्टेट में पहुंच जाते हैं, जो बच्चे जिनको मेनिंजाइटिस हो रखा होता है। एक चीज हम लोग बहुत कॉमनली जब सुनते हैं किसी को मेनिंजाइटिस हो गई, तो ऐसा लगता है कि अब वो गया। ऐसा नहीं है, वो जो फीचर्स स्पेसिफिक है ना मेनिंजाइटिस के, वो हर एक पर्सन में, हर एक केस में नहीं मिलता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स आते ही नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप रिकवरी होके फिर वो कैरियर स्टेट में चला जाता है। कैरियर, उसको जो फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स, वो डेवलप भी नहीं होते, वो कैरियर स्टेट में चला जाता है, डिजीज को शेड करता है, ट्रांसमिट करता है, लेकिन खुद उसको जो है कोई फीचर्स नहीं होते मेनिंजाइटिस में भी। इसका जो केस फर्टिलिटी रेट है, CFR जिसको हम कहते हैं, CFR क्या होता है, केस फर्टिलिटी रेट क्या होता है, मतलब किसी को अगर डिजीज हुई, किसी को डिजीज हुई, तो उसे मान लीजिए 100 लोगों को डिजीज हुई, उसमें से 50 पेशेंट जो है वो उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे इसका केस फर्टिलिटी रेट, दैट मीन्स कि जो है इसका केस फर्टिलिटी रेट कितना है, 50% का। अगर आप 100% में 100 को 100% से लीजिए, तो इसका जो केस फर्टिलिटी, दैट मीन्स कि 100 लोगों को डिजीज और 50 लोगों को डेथ हो रही है, तो इसका जो केस फर्टिलिटी रेट आएगा वो अराउंड 50%। लेकिन मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का जो CFR है वो 80% तो होता है,
अगर डायग्नोसिस नहीं हो रही है तो 80% इसका केस फर्टिलिटी रेट होता है। लेकिन अगर अर्ली डायग्नोसिस की गई, शुरू में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अगर इसका कर दिया जाता है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का, तो ये जो सीएफआर होता है वो रिड्यूस होके कहाँ पे आ जाता है, लेस देन 10%। लेस देन 10%। तो यूजुअली मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जो है कैरियर स्टेज में ज्यादा पाई जाती है। और इसका जो क्लिनिकल कोर्स होता है, मोस्ट ऑफ द जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, इन्फेक्टेड केसेस होते हैं, है ना, वो एसिम्टोमेटिक ही रह जाते हैं। एसिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट में ही वो रह जाते हैं। अब जिनको डिजीज डेवलप होती है, जिनको ये डिजीज फ्लेयर अप होती है, या यूं कह लीजिए जिनको इसका हमला हुआ डिजीज का क्लिनिकल स्टेज जो आती है इसमें, तो इसमें बेसिकली जो इसकी बहुत स्ट्राइकिंग फीचर वो न्यूरोलॉजिकल साइंस जो मिलती है इसमें। शुरू में क्या मिलेगा, बहुत इंटेंस हेडेक। हाँ, इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लीजिएगा ना। इंटेंस हेडेक यानी बहुत शदीद दर्द, और पूरे सर में दर्द होता है। इसमें जो दर्द होता है वो पूरे सर में दर्द होता है। फीवर मिलेगा, नाजिया एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग इसमें बहुत कॉमन है। फीवर, नाजिया एंड वोमिटिंग, है ना, ये बहुत कॉमन है। साथ में जो है फोटोफोबिया मिलेगा, फोटोफोबिया, नेक स्टिफनेस। ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब ये सारे तो फीचर्स हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिकल साइन, दो न्यूरोलॉजिकल साइन बहुत कॉमन इसमें मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। चाहिए, दो न्यूरोलॉजिकल साइन इसमें बहुत कॉमन है। याद रखिएगा मेनिंजाइटिस के लिए जब भी बात आएगी, एक तो कर्निंग साइन, कर्निक साइन, प्रेजेंट साइन। दूसरा जो है ब्रूडजिंग साइन ना। ये दो साइन जो होती है वो मेनिंजाइटिस में पाई जाती है। अब ये जो कर्निंग साइन है, के से उठाइए, यहाँ से जो है के से हम नी को लेके आएंगे ना। तो बच्चे को पहले आप लिटा दीजिए पूरा इस तरीके से। ठीक है, समझ लीजिए कि ये लेटा हुआ है, और एक पैर को इस तरीके से 90% पे पहले आप एक्सटेंड कर लीजिए इसका। ठीक है, ये दूसरा पैर है, ये 2 फुट हो गए। अब जैसे ही इसको फर्दर आप एक्सटेंड करेंगे टर्निंग साइन में, दूसरे पैर को पहले इस पोजीशन पे लेके आइए, और यहाँ से एक्सटेंड करना जैसे ही हम शुरू करते हैं, यानी नी से जब हम एक्सटेंशन स्टार्ट करते हैं, तो यूजुअली जो होता है कि जैसे ही हम एक्सटेंड करना शुरू करते हैं, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है अगर किसी को मेनिंजाइटिस या मेनिंजियल इरिटेशन हो रहा है तो। यानी नी एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, बहुत पेनफुल होता है, दैट इज टर्निंग साइन। देखिएगा, इसको सर्च कर लीजिएगा, है ना। यानी जो नी एक्सटेंशन है ये पेनफुल होता है। दूसरा जो है ब्रूड साइन, ब्रूड जिंस्की साइन। अब यहाँ पे लिटा दीजिए पूरा, इसी तरीके से लिटा दीजिए पहले बच्चे को। क्या करना है हमें, इसकी जो हेड है, सर है, उसको पकड़िए, यानी नेक को फ्लेक्स करना है। नेक को फ्लेक्स करना कैसे है, नेक को जो है ना, जो उसकी चिन होती है, चिन, उसको चेस्ट पे मिलाते हैं पेशेंट को। जो ब्रूड साइन है यहाँ पे पकड़ते हैं, नेक को फ्लेक्स करते हैं, ताकि जो चिन है बच्चे की वो कहाँ पे जाके मिले, चेस्ट पे जाके मिलनी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस है तो जैसे ही हम कोशिश करेंगे कि नेक को फ्लेक्स करें, इसकी चिन को जो है इसके चेस्ट से मिलाना है हमें, नहीं मिल पाती है। और साथ में क्या होता है, जो एक तरीके से पैसिव फ्लेक्शन होता है, पैसिव फ्लेक्शन हम कहते हैं, हम नेक को पकड़े हुए हैं, लेकिन पैसिव फ्लेक्शन होता है किसका, ना, नी का। यहाँ से छोड़ स्पीक छोड़ स्पीकर दे किसका आना है, दे। किसका स्पीकर आना है भाई, मैं अपनी कौन था ये, है ना। ठीक, ये पता है ये किस चीज की निशानी है, किसी का इस तरीके से जो आवाज आती है, देखिए बुरा मत मानिएगा। होता क्या है कि हम लोग आ गए ना, स्पीकर छोड़ने का मतलब ये है कि वी आर नॉट अटेंटिव, हम अटेंड नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट हम दिखाने के लिए हमने ज्वाइन कर लिया।
उसके बाद भी आप नहीं बंद कर पा रहे हैं। तो दो साइन इसमें होती है। कर्निंग साइन में क्या होता है, जैसे ही नी को एक्सटेंड करते हैं, वो एक्सटेंड नहीं होती, बल्कि वो बहुत पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है। ब्रूटजिंकी साइन में जस्ट इसका अपोजिट है। नेक को फ्लेक्स करते हैं, चिन को जो है वो चेस्ट से मिलाने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलती है। साथ में पैसिव फ्लेक्शन होता है, और ये जो यहाँ पे इस तरीके से ये जो नी होती है वो धीरे धीरे फ्लेक्स होना शुरू हो जाती है, जैसे ही हम हेड को या चिन को यहाँ पे मिलाने की कोशिश करते हैं बच्चे की। देयर इज पैसिव फ्लेक्शन ऑफ द नीज व्हेन वी ट्राई टू फ्लेक्स द हेड, यानी हेड को फ्लेक्स करेंगे, नी ऑटोमेटिक जो है वो फ्लेक्स करना शुरू हो जाती है, फ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो ब्रूट की साइन है। तो ये दो साइन जो है, न्यूरोलॉजिकल साइन जो है, वो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में पाई जाती है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड अभी रह गया। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका यूजुअली जो है वो 2 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 2 से 10 दिन का। अब ये बहुत लंबा है ना, 2 to 10 डेज, इसके बीच में गैप बहुत है। तो ऑन एवरेज हम बात करते हैं, ऑन एवरेज जो है वो 3 to 4 डेज का है। ऑन एवरेज इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 4 दिन का होता है, लेकिन यूजुअली 2 से 10 दिन माना जाता है ना। तो ऑन एवरेज, अब यहाँ पे देखिए गैप बहुत, 3 से 4 दिन का एक एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड निकल के आया मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, हेडेक, फीवर, नाजिया एंड वोमिटिंग, नेक स्टिफनेस एंड फोटोफोबिया, फोटोफोबिया। साथ में न्यूरोलॉजिकल साइंस है, कर्निक साइन एंड ब्रूटजिंकी साइन, ये मिलती है। अब इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस कह लीजिए या ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल से अगर हम देखें, तो कीमो प्रोफाइलेक्सिस के लिए, कीमो प्रोफाइलेक्सिस किसकी हो रही है? कॉन्टैक्ट्स की हो रही है ना। कीमो प्रोफाइलेक्सिस जो हो रही है वो कॉन्टैक्ट्स की हो रही है। और फॉर कीमो प्रोफाइलेक्सिस रिफाम्पिसिन को यूज किया जाता है इसमें। किसको यूज किया जाता है? रिफाम्पिसिन को यूज किया जाता है, 600 मिलीग्राम बीडी फॉर 2 डेज ना, दिन में 2 बार, ट्वाइस इन ए डे, 2 दिन तक जो है रिफाम्पिसिन को दिया जाता है। केसेस को अगर ट्रीट करना है, केसेस को, तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी केसेस के लिए, वो पेनिसिलिन होती है ना, वो पेनिसिलिन है। और कैरियर्स के लिए और कीमो प्रोफाइलेक्सिस के लिए रिफाम्पिसिन यूज किया जाता है। ठीक। केसेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अलग है। केसेस की ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो पेनिसिलिन है ना। फॉर कैरियर्स एंड कीमो प्रोफाइलेक्सिस रिफाम्पिसिन को यूज किया जाता है। और अगर पेनिसिलिन से ट्रीटमेंट दे भी दिया जाए, पेशेंट को ट्रीट कर भी दिया जाए, तो वो जो कैरियर स्टेट होता है वो खत्म नहीं होता, यूजुअली वो खत्म नहीं होता है। अब मेनिंगोकोकल वैक्सीन भी आती है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन भी आती है ना। किल्ड, एक तरीके की ये किल्ड वैक्सीन है, सेल्यूलर फ्रैक्शन जो है इसका यूज किया जाता है। डोज जो होती है मेनिंगोकोकल वैक्सीन की, किसी को याद है मेनिंगोकोकल वैक्सीन की डोज कितनी होती है? देखिए कुछ स्पेसिफिक जो वैक्सीन है उनकी डोज कम है, वरना इन जनरल जो है 0.5 ml याद कर लीजिए। कुछ ना समझ में आया, चलो ठीक है, 0.5 ml होता है। तो इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml है। 0.5 ml है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या है? सब क्यूटेनियस ना। मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सब क्यूटेनियस है। और साइट क्या होगी इसकी? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। और इसका जो डोज देते हैं, सॉरी डोज कह रहा हूँ, इसकी जो वैक्सीन है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल, हर 3 साल के बाद एक बूस्टर डोज देनी पड़ती है ना। हर 3 साल पे एक बूस्टर डोज देनी पड़ती है। लेकिन अब जैसे आमतौर से जो किल्ड वैक्सीन है, माना जाता है कि दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, लेकिन मेनिंगोकोकल वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसको प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेट किया गया कि इसको प्रेगनेंसी में नहीं देना। मेनिंगोकोकल वैक्सीन को प्रेगनेंसी में नहीं देना, इट इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी।
है ना। और जो बच्चे हैं या इन्फेंट्स हैं लेस देन 2 ईयर, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम की उम्र तक के बच्चों को नहीं देते मेनिंगोकोकल वैक्सीन। क्यों नहीं देते? ये जो है इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस जो है वो डेवलप होने लगता है, फर्दर जो है फिर इसमें बहुत ज्यादा असर नहीं आता। तो 2 साल के बच्चों, 2 साल से कम के बच्चों को और प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन जो है ये कंट्रा इंडिकेटेड है। और एक चीज और, इसमें हमने जो सीरोटाइप्स पढ़े ABCD, सब सब इतने सारे सीरोटाइप्स है ना, लेकिन जो है ग्रुप बी मेनिंगोकोकस के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। ग्रुप बी सीरोटाइप के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बनी, बाकी और जो दूसरे सीरोटाइप्स है उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ग्रुप बी के लिए अभी तक नहीं बनी है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है मेनिंगोकोकल वैक्सीन का? प्रेगनेंसी और 2 साल से कम उम्र के बच्चे, यहाँ पे इनको नहीं दिया जाता। साइट क्या है? एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। रूट क्या है? सबक्यूटेनियस है। डोज क्या है? 0.5 ml का। ये मेनिंगोकोकल वैक्सीन है। बाकी ट्रीटमेंट के पर्पज से केसेस को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है, और कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए और कैरियर्स के लिए रिफाम्पिसिन देते हैं। ठीक। एक चीज रह गई थी इसमें बताने की,